गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि हम लोग अपना टॉपिक अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करके रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बताया था कि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है और चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एंगल्स ऑल्सो। एंड हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, समझो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2 ही चैप्टर से आने हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आने ही है, बाकी 12 मार्क के आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से आएंगे। तो हम लोगों के पास इनफ टाइम है, दैट्स व्हाई द रीजन वी विल रिवाइज नेशनलिज्म इन इंडिया आल्सो, बट एट प्रेजेंट टाइम्स हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप को रिवाइज कर रहे हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप को रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने अभी तक जो आप लोगों को समझा रखा है वो पढ़ाया था। मैंने पहले पढ़ाया फ्रेंच रिवोल्यूशन में मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की इम्पोर्टेंट चीज, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब अकर्ड हुआ 1789 में। Who was king at that time? Louis XVI. And what was the contribution of the French Revolution? तुमने बताया था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीजें, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीजें फ्रेंच रिवोल्यूशन को दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन थी। तो मैंने बताया फ्रेंच रिवोल्यूशन कब अकर्ड हुआ 1789 में, आपको याद रखना है। आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा विस्तार से या बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ाया। हमें क्लास 9 की चीजें नहीं पढ़ना है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सोसाइटी, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, सोशल रीजन क्या थे, इकोनॉमिकल रीजन क्या थे। सोसाइटी वहां के 3 ग्रुप में बटा था, टैक्सेस केवल कॉमन पीपल को देना पड़ता था। ऑल दिस यू हैव कंप्लीटेड इन क्लास 9। इस वजह से हमें केवल उसका आउटपुट पढ़ना है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का आउटपुट क्या था, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस रिवोल्ट के बाद आफ्टर 1789 को फ्रेंच रिवोल्यूशन का अकर्ड हुआ। 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद किसके समय हुआ? लुई 16 के समय हुआ, मेरी एंटीगुआ, लुई 16। वैसे तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की ऑल द जो इंसिडेंट थे, सर्कमस्टेंसेस थे, वो बेटे लुई 14 के समय ही तैयार हो गई थी। बट लुई 14 वाज ए पावरफुल किंग एज वेल एज वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल किंग। ही वाज पावरफुल एज वेल एज क्रूअल किंग। दैट्स व्हाई द रीजन इन हिज टाइम पीरियड पब्लिक हैज नॉट डेयर टू revolt, but at the time of the Louis 16th पब्लिक बहुत ज्यादा आती हो गई बेटे वहां पर अनइक्वलिटी की या एक्सप्लॉयटेशन की ऑफ द कॉमन पीपल की। तो दैट्स व्हाई द रीजन फ्रेंच रिवोल्यूशन अकर्ड एंड दिस वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन व्हिच अकर्ड फॉर द इक्वलिटी। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है बिकॉज इक्वलिटी, विदाउट राइट्स देयर इज नॉट द पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ द नेशनलिज्म फीलिंग्स टू जनरेट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द सिटीजन ऑफ द कंट्री। दैट्स व्हाई द रीजन बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट रिवोल्ट व्हिच अकर्ड फॉर द equality, for the rights of the common people. That's why it is important for the emergence of the nationalism. मैंने बताया कि equality, liberty, fraternity, these were the main outputs of the। फिर मैंने बताया लुई 16 के समय हुआ। फिर लुई 16 के बाद मैंने बताया था कि नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस में के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म को जनरेट करने के लिए क्या क्या किया गया। आई हैव टोल्ड यू दैट इक्वलिटी वाज एस्टैब्लिश, लॉ पेट्रे वाज इंट्रोड्यूस। लॉ पेट्रे मतलब फादरलैंड का लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, या लॉ ऑफ सिटीजन, पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशंस, इक्वलिटी वाज एस्टैब्लिश एंड द नेशनल असेंबली जो मतलब असेंबली थी, किंग की असेंबली थी, स्टेट जनरल जिसे कहा जाता था, दैट वाज रीनेम्ड बाय द नेम ऑफ स्टेट जनरल को बेटा स्टेट जनरल को रिनेम्ड किया गया आज नेशनल असेंबली के रूप में, ठीक है। एंड और जो किंग के नाम पे ली जाती थी नाउ वाज स्टार्टेड टू द ऑन द नेम ऑफ द नेशंस एंड दिस वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल दैट द royal flag, the flag which was showing to the royal flag was redesigned and was given name of national flag। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस ने
फ्रांस के लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म मतलब पेट्रियोटिक फीलिंग जनरेट करने के लिए कोशिश की। फिर इसके बाद मैंने बताया था बच्चों कि 1799 में फ्रांस में जो भी ट्रांजिशन टाइप की डेमोक्रेसी चल रही थी उसको फिर से डिस्ट्रॉय किया गया बाय द नेपोलियन। एंड Napoleon, who was a very powerful at the time of the French Revolution, he was the chief of army, and after 1799 he established a dictatorship and again times destroyed to the democratic transition type of democracy, and इस तरीके से जो फिर उसने he wanted to convert, establish France as a mighty empire of the Europe. That's why the reason he started to conquer many states of the Europe, like many states of Germany, Switzerland, Holland, और इस तरीके से पर्सिया एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया। एंड आफ्टर फॉर्मिंग द एम्पायर ही इंट्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ सम लॉज को इंट्रोड्यूस किया विच इज नोन एज ए नेपोलियनिक कोड के नाम से, नेपोलियनिक कोड या इसी को सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रोड्यूस। और इसमें उन्होंने बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे उन्होंने लीगलाइज किया था। He has legalized to the private property. Equality was established before the law, and it was not only introduced only in the France but all over the empire, which was formed by the Napoleon after many victories in the different war of the Europe. And he has ended to the feudalism. I have compared it with the जमींदारी systems of India, nobles, middle class, सबका evaluation, सबको बेटा इवेलुएट कर दिया गया, सबको हमने एलिमिनेट कर दिया गया, और एक ऑल वर नाउ इक्वल व्हिच वाज कम टू नोन एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओल्ड गिल्ड्स थे जो पुराने टैक्स कलेक्शन के सेंटर्स थे वर क्लोज्ड, वर अबॉलिश्ड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया गया, बिकॉज यू नो दैट डिक्टेटरशिप एक पावरफुल राजा के लिए सबसे बड़ी पावर की बात होती है कि हिज आर्मी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एम्पायर विदाउट एनी डिले। तो उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने स्ट्रांग किया। आफ्टर दैट ही हैज इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म मेजरमेंट एंड वेट की यूनिट को उसने मेजरमेंट किया। मींस मेरे कहने का मतलब ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश टू फ्रांस एज एवरी वे एज ए मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द यूरोप। बट इन 1815 के वार ऑफ वाटरलू में उसे डिफीट किया जाता है बाय ज्वाइंट आर्मी ऑफ रसिया, पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, रसिया, पुर्सिया एंड इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया, रसिया, पुर्सिया और इंग्लैंड की ज्वाइंट आर्मी उसे डिफीट करती है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसकी घटनाओं को आगे पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम वियना ट्रीटी के नाम से जानते हैं। न्यू कंजर्वेटिसिज्म या न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिसिज्म के बारे में हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर रखा है, या अभी हम रिवाइज करेंगे, भी पढ़ेंगे। तो आज भी जो हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन से फैक्टर थे? फैक्टर फॉर द इमरजेंस आज हम लोग पढ़ना बच्चों फैक्टर्स इन द इमरजेंस फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ nationalism or nation state. For the idea of nationalism or nation state, कौन कौन से फैक्टर थे? तो बच्चों जिस यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस यूरोप में आज हम डिफरेंट कंट्रीज को देख रहे हैं, या हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जर्मनी which was, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, पीछे चीजों को रिवीजन चल रहा है, इस वजह से हम पीछे चीजों को एज ए कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो जिन कंट्रीज का या जिस जर्मनी को बनते हुए हमने देखा है कि वो जर्मनी 39 पार्टों में बटा हुआ था। कैसे इन द लीडरशिप ऑफ पर्सिया, कैसे उसे हम
हम लोगों ने एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट किया, कंट्री के रूप में कन्वर्ट हुआ बाई द स्टार्टिंग उसकी फ्रैंकफर्ट असेंबली ने किया, और उसे कंप्लीट किसने किया, जो स्टार्टिंग तो किया बट हैज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, और जिसे हम आगे रिवाइज भी करेंगे। तो मैंने बताया कि आप लोगों को कि जो वो फैक्टर, द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मनी के लिए बने, तो उसके लिए भी बाद में एज वी नो दैट बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर। आप तो मेरे कहने का मतलब वो जर्मनी, जिस जर्मनी को आज हम नेशन के स्टेट के रूप में आज देख रहे हैं, या वो यूके जो कि नेशन स्टेट के फॉर्म में एस्टेब्लिश है, या वो इटली which was divided in 7 part, सार्डिना, predominant, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, नेपल्स, परमा और रोम। इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, आगे फिर से रिवाइज करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, वो पहले कोई ऐसा कुछ था नहीं, जैसे उनके बारे में हमने पढ़ा कि पहले ये एक पैच वर्क ऑफ एम्पायर थे, दे वर नॉट। तो यूरोप का हिस्ट्री जब हम बेटे मिड ऑफ 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में पाते हैं, तो हम वहाँ कोई नेशन स्टेट नाम की कोई चीजों को नहीं पाते हैं, या कंट्री को नहीं पाते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि नेशन स्टेट को मैं टाइम्स में यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि नेशन स्टेट एक ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लोगों की सोसाइटी होती है जहां पर कॉमन लैंग्वेज, नेशन स्टेट नेशनलिज्म बहुत फैक्टर से जनरेट होता है, कॉमन लैंग्वेज से जनरेट होता है, कॉमन ट्रेडिशन से जनरेट होता है, कॉमन सिविलाइजेशन से जनरेट होता है, कॉमन वैरायटी ऑफ पीपल से जनरेट होता है, या हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज से जनरेट होता है, कॉमन रिलीजियन से जनरेट होता है, या और भी फैक्टर्स है। जैसे भारत का नेशनलिज्म तो कम्प्लीटली डिफर है फ्रॉम द यूरोप के नेशनलिज्म से, क्योंकि भारत में बेटा, भारत के बारे में तो एक नेशन के रूप में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इंडिया कैन नेवर बी ए नेशन स्टेट, इंडिया कभी एक नेशन स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा वैरायटी है। A lot of language is spoken in India. 1600 something types of the language are spoken in India, and a lot of variety of religions, and there is no communication, there is no unity among all those religions, ठीक है, and cultures, चाहे इन नॉर्थ इंडिया की आर्यन सिविलाइजेशन हो, तो साउथ इंडिया को उसके पैनल में द्रविड़ सिविलाइजेशन पैनल में रन कर रही थी। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था नेवर, इंडिया कैन नेवर बी एग्जिस्ट एज ए नेशन स्टेट, एक कंट्री, नेशन कभी नहीं। वो विंस्टन चर्चिल के बारे में जानते हो कि हमेशा कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्होंने बहुत भारत के बारे में बहुत ढेर सारे कमेंट्स के बारे में उन्हें जाना जाता है। जैसे उन्होंने जब हमारी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से हमारे मुस्लिम लीग्स ने बाइकआउट किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज हुई थी, उसको मुस्लिम कमेटी या मुस्लिम लीग ने, जिसके 72 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स में इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उन्होंने बाइकआउट किया था। तो उनके बाइकआउट में भी उन्होंने कमेंट्स किया था, और उन्होंने कहा था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसी शादी के जैसे है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज जस्ट लाइक एज अ मैरिज व्हिच अ ब्राइड इज नॉट प्रेजेंट, वही गायब है, वही एब्सेंट है। तो कुछ ऐसा हम लोग कमेंट्स के लिए जाने। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया कैन नेवर बी एग्जिस्ट एज ए नेशन स्टेट। तो इंडिया का नेशनलिज्म यूरोप से बहुत डिफर है, बट नेशनलिज्म की ओरिजिन जो होती है वो यूरोप। जब हम इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ेंगे तो आपके बार ब्रॉडली हम इसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार तो एक प्रेशर था कि हाउ टू कंप्लीट द कोर्स, अब की बार तो शायद योर एग्जामिनेशन इज एक्सटेंडेड टिल मई, 4 मई, तो उस टाइम को हम कंज्यूम करेंगे और उसे यूज करेंगे, और बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया को एक नेशनल स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करने से रोकने के लोगों की पॉसिबिलिटीज थी, और क्यों इंडिया एक नेशनल स्टेट के रूप में एग्जिस्ट हुआ। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है कि मिड 18th सेंचुरी में जिन आज के जिन यूरोप के जिन कंट्रीज को आज हम देख रहे हैं, मिड 18th सेंचुरी में ऐसे कोई कंट्रीज नहीं थे। सारे जो आज कंट्रीज है जो आज नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस है, वो बेटा आज ए पैचवर्क ऑफ एम्पायर में बटे हुए थे। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जर्मनी व्हिच वाज डिवाइडेड इन 39 पैचवर्क ऑफ एम्पायर, जिनके अपने अलग रूलर थे, जिनके अपने अलग कल्चर थे, जिनके अपने अलग सिस्टम थे, जिनके अपनी अलग ऑटोनॉमी थी, ठीक है। वी हैव डिस्कस इन द
इस वजह से हमें फायदा मिल रहा है कि हम डिवीजन में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये फायदा मिल रहा है कि आगे हमने पढ़ा दिया है कि जर्मनी कैसे एक पैचवर्क एम्पायर था, बाद में वो जर्मनी बना, अलग बात है। आज सेम लाइक जिस इटली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इटली खुद ही अपने आप में एक कंट्री या एक नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं था इसका, और ये 7 पार्टों में डिवाइडेड था, जिनके नाम हम आगे पढ़ेंगे। सार्डिनिया, पर्डोमनेंट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, परमा, नेपल्स, रोम वगैरह। तो इस तरीके से तो इस नेशन स्टेट की ओरिजिन कहाँ से होती है, कैसे वो पैचवर्क एम्पायर एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, उसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था कि सारे कंडीशंस, ये सारे जो यूरोप के नेशंस है, फ्रांस है, ये सारे एक डिस्ट्रीब्यूट थे, पार्टों में बटे हुए थे। दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट पैचवर्क ऑफ एम्पायर में डिवाइडेड थे, डिफरेंट पार्ट में बटे हुए थे, जिनके अंदर कोई यूनिटी नहीं थी, जिनके दे हैव नो यूनिटी, दे वर कंप्लीटली हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। सबका अलग एग्जिस्टेंस था, सबका अलग रूलर थे, सबके अलग कस्टम्स थे, और सबके अपने ऑटोक्रेटिक रूलर थे, रूलिंग ओवर द एरियाज पीपल, एंड दे डिड नॉट हैव एनी कॉमन आइडेंटिटीज। उनके बीच कोई कॉमन आइडेंटिटीज नहीं थी। हाँ, कुछ एरियाज में कॉमन आइडेंटिटीज के रूप में हम लैंग्वेज को भले ही कंसीडर कर सकते हैं, बट कोई ज्यादा कॉमन आइडेंटिटीज नहीं थे, कॉमन कल्चर नहीं था। और जानते हैं कि इन सब चीजों के लिए बेटे नेशन स्टेट की जनरेशन के लिए कॉमन कल्चर्स, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन आइडेंटिटीज थी। हैब्सबर्ग एम्पायर बेटे, जो कि ऑस्ट्रिया को बेस बना करके रूल कर रहा था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वो खुद एक पैचवर्क एम्पायर था। वो है तो बेटा हैब्सबर्ग एम्पायर एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर रहा था, यूरोप के एक बड़े एम्पायर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है हैब्सबर्ग एम्पायर को। लेकिन वो खुद ही वहाँ पर ही उसने एक पॉलिटिकली तो बहुत बड़े एरिया को अपने में कंज्यूम कर लिया था, अपने में डिसॉल्व कर लिया था। एक बहुत बड़े एरिया पे का रूल था हैब्सबर्ग एम्पायर। लेकिन बच्चों वहां पर भी कोई नेशन स्टेट की जैसी चीजों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेशन स्टेट का मतलब होता है कि लोगों के अंदर एक बॉन्डिंग, हु आर सपोर्टिंग फॉर द नेशनलिज्म ऑफ देयर कंट्री, फॉर देयर हु हैज अ कॉमन आइडेंटिफिकेशन। तो उसके बारे में अगर हम ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर डिफरेंट रीजन्स का एक बेटा कॉम्बिनेशन था, ठीक है। सटरलैंड था, बोहेमिया, एंड द ऑटोक्रेसी वाज प्रोडोमिनेंटली, सेम कंडीशन जर्मनी में भी थी। एंड जो ऑस्ट्रिया, ये था सेम कंडीशंस जर्मनी के एक एरिया को कैप्चर कर रखा था, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया, जो कि इटालियन स्पीकिंग के एरिया थे। बाद में हम देखते हैं कि वो लुम्बार्डी एंड वेनेटिया बिकॉज ऑफ इटालियन लैंग्वेज की वजह से दे बिकम द पार्ट ऑफ द इटली, एंड एट द टाइम ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली अप्रॉक्सिमेटली 1861 के करीब की हम बातें कर रहे थे। तो लुम्बार्डी एंड वेनेटिया वर द इटालियन स्पीकिंग रीजन्स, एंड इस तरीके से ये था बच्चों। एंड तो इस तरीके से जो पैचवर्क एम्पायर की बातें करते हैं, हंगरी के बारे में देखते हैं, पैचवर्क एम्पायर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के बारे में देखते हैं कि आधे तो लोग वहां पर बेटे एक लैंग्वेज बोलते थे जिसे मगयार कहा जाता था, while हाफ एरिया के लोग मगयार लैंग्वेज, हंगरी एरिया के लोग में हाफ ऑफ लोग मगयार लैंग्वेज यूज करते थे, एंड वेदर हाफ अदर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायलेक्ट्स यूज करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायलेक्ट्स लैंग्वेज यूज करते थे। एंड तो इस तरीके से वहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, जो वहाँ की ऑटोक्रेसी थी, मतलब जो वहाँ के रिच लोग थे, ऑटोक्रेटिक लोग थे, दे स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। और इस तरीके से वहाँ पर बच्चों कोई एक नेशन स्टेट का हम के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कोई नेशन स्टेट जैसे कोई चीजें थी नहीं, ना तो वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, और ना ही वहाँ के पैचवर्क एम्पायर जो थी उनके अंदर कोई कॉमन कस्टम्स एंड कोई यूनिफाइंग बॉन्डिंग नहीं थी जिससे एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो। तो बच्चों अब आते हैं राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द 19th सेंचुरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का यूरोप था उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बच्चों यूरोप में राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बच्चों 1800 समथिंग में हम देखते हैं राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स, rise of the new social groups in the यूरोप में हम न्यू सोशल ग्रुप की ऑरिजिन देखते हैं बच्चों। तो मैंने बताया था कि वो जो डोमिनेटेड था वो बेटे अरिस्टोक्रेसी
या हम कह सकते हैं कि अरिस्टोक्रेसी के थ्रू डोमिनेट था। अरिस्टोक्रेसी एक रिच पीपल्स होते थे सोसाइटी के, जो जमींदार होते थे, जो अरिस्टोक्रेटिक कार्ड बेटे होते थे, लैंडेड अरिस्टोक्रेटिक ग्रुप होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, अरिस्टोक्रेटिक होते थे, वाज डोमिनेंट इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी के डोमिनेंट लोग थे। यूरोप बहुत सोशली बेटे, यूरोप में बेटे लैंडेड अरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, जो रिच लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे, वो एक डोमिनेंट थे इन द क्लास इन सोसाइटीज एंड इन द यूरोप में हम देखते हैं वो दोनों तरीके से डोमिनेंट थे, तीनों तरीके से डोमिनेंट थे, सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी दे वर डोमिनेंट। एंड उनके पास एक बहुत बड़े बड़े लार्ज फील्ड होते थे, दे हैव लार्ज स्टेट्स एंड कंट्री साइड्स एज वेल एज इन टाउन एरिया में भी उनके बड़े बड़े मकान होते थे। एंड दे स्पोक फ्रेंच हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी के जो मैंने बताया था कि जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, दे स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज एंड हाई सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ और डिप्लोमेसी के लिए बेटे दे वेर बहुत ज्यादा जो आपस में जुड़े रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि हम स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में यूरोप में पाते हैं कि कुछ अरिस्टोक्रेटिक पीपल, डोमिनेंट अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, जो कि लैंडलॉर्ड लोग थे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी इन द गांव में, इन द विलेज एरिया में, एज वेल एज इन द सिटी एरिया में आल्सो। तो सिटी एरिया में उनके बहुत बड़े बड़े मकान थे, और दे वर डोमिनेंट इन द सोसाइटी बाय इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकली। तो एंड दे स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो बेटे आपस में भी जुड़े रहते थे बाय डिफरेंट डिप्लोमेसी के लिए। दे वर अटैच्ड टू, दे वर देयर मेंबर्स ऑफ क्लास यूनाइटेड बाय द कॉमन लाइफ स्टाइल, बाय द कॉमन लैंग्वेज, एज वेल एज मोस्ट ऑफ देम बच्चों, क्योंकि सारे अरिस्टोक्रेटिक के जो मैरिज सिस्टम थे वो अपने ही सोसाइटी में होते थे। उसका रिजल्ट ये होता था कि वो लोग बाई मैरिज भी आपस में बहुत ज्यादा वो लोग आपस में जुड़े हुए थे, टाइट लोग थे, आपस में जुड़े थे। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द स्मॉल ग्रुप। बेटे ये सोसाइटी का जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था, ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा मतलब नहीं थे, ज्यादा लोग तो फार्मर्स थे, ज्यादा लोग तो लेबर्स थे, जो इन्हीं लोगों के खेतों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे। दे वर परफॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क इन देयर फील्ड्स लाइक लेबर्स, लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडेड कल्टिवेटेड द उनके टैलेंट्स होते थे। फार्मर्स ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप एंड लैंडलॉर्ड्स ओन्ड वेस्ट स्टेट एंड कल्टिवेटेड एरिया, और जो फार्मर थे या वो लेबर थे बेटे या स्मॉल फार्मर थे, वो इन्हीं लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक लोगों के खेती में कल्टीवेशन का काम करते थे। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द यूरोप द ग्रोथ ऑफ द, हाँ बच्चों वी नो दैट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, स्पेशली इंग्लैंड वगैरह की हम बातें करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का ग्रोथ स्टार्ट हुए, मेन ग्रोथ ऑफ द टाउन्स। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो बच्चों बड़े बड़े शहरों का निर्माण होगा। इट विल श्योर दैट व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, देन बिग cities were established because they started to spread their areas, because many people started to migrate from the village area to the cities area in search of the jobs, in search of the employment, या in search of the better opportunity of the life के उसमें गए, and इसमें बड़े बड़े शहरों का फॉर्मेशन हुआ। There was starting of the establishment of the big cities। ट्रेड स्टार्ट हुआ जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ